हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। बेटा जी, हम कर रहे हैं OCM और इकोनॉमिक्स का एक धमाकेदार रिवीजन। बेटा जी, मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट भी दे रहा हूँ, क्लैरिटी भी दे रहा हूँ और साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी हो 100% की और बॉल इस बार जाए सीधा ग्राउंड के बाहर। मतलब ग्राउंड के बाहर नहीं, पैवेलियन के भी बाहर भेजेंगे हम। इस बार OCM और इकोनॉमिक्स में ऐसे मार्क्स लाएंगे कि सबके सब हक्के बक्के हो जाएंगे। क्या किया इस पर तूने? ठीक है बेटा, तो देखिए, हमने इकोनॉमिक्स के पेपर 1 से लेकर पेपर नंबर 6 तक, जो बच्चे पहली बार आए बता दूं, पेपर नंबर 1 से लेकर पेपर नंबर 6 तक के सारे गाला के पेपर सॉल्यूशन हमने वीडियो बना के रखे हुए हैं। साथ साथ हमने PDF भी भेजी है, PDF दी हुई है। बच्चों को मालूम नहीं पड़ता कि सर डाउनलोड कहां से करें। अरे यूट्यूब के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक कर, पहली लाइन में लिंक है, लिंक पे जस्ट क्लिक कर, पूरा PDF ओपन हो जाएगा। I am not charging anything. I am just giving you as a free of course, as a gift to you. क्योंकि आपका इतना प्यार भरा मेरे को कमेंट्स मिलते रहते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस कमेंट्स के बदले एक आपको कुछ दिया जाए। तो बेटा जी, मैंने आपको इकोनॉमिक्स के पेपर नंबर 1 से लेकर पेपर नंबर 6 तक के सारे PDF दे दिए। PDF खोलो, उसकी प्रिंट आउट निकालो, वीडियो के साथ देखो, मजा आएगा पढ़ने में। दूसरा, OCM के अगर बात करें, OCM के अंदर भी A से लेके D तक मैंने हर एक वीडियो बनाया हुआ है और उसके आंसर भी दिए हुए हैं। और बच्चों के कमेंट थे कि सर सेक्शन E भी करवा दो, सर सेक्शन E भी करवा दो, जल्दी जल्दी एग्जाम आ रही है। तो बेटा जी लो, अब हम करेंगे सेक्शन E के अंदर, सिर्फ आज और कल के अंदर सारे के सारे हम सेक्शन E कर देंगे और आपको क्या मिल जाएगा, सबके सब PDF भी मिल जाएगा, तो टेंशन न करो। ओके बेटा, तो चलो विदाउट वेस्टिंग चलते हैं हमारे वीडियो के अंदर। देखो बेटा, मस्त मस्त धमाकेदार रिवीजन कराऊंगा। 25 नंबर का आने वाला है, 25 नंबर का आने वाला है। बच्चों को मालूम नहीं पड़ता क्या लिखना है, कैसे लिखना है, मैंने पैटर्न भी बताऊंगा, आपको याद भी करवा दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। ओके बेटा जी, तो आ गए हैं हम हमारे OCM पेपर नंबर 6, सॉरी पेपर नंबर 1 सेक्शन नंबर E के ऊपर। अब क्वेश्चन शुरू होता है ये। अब गिव द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बेटा जी, 2-3 प्रकार के मैनेजमेंट होते हैं। बेटा मैं बता दूं हमारी जो रफ्तार होगी ना, रफ्तार वो एकदम स्पीड में चलने वाली, इसलिए फुल फोकस रखना, फुल अटेंशन रखना। हो सके तो ईयरबड पहन लेना, आप कान के अंदर ईयरफोन पहन लो, ईयरबड पहन लो, ताकि क्या हो, आप मेरी जो फ्रीक्वेंसी है उससे खुद की फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट कर सको। तो चलो, क्योंकि एग्जाम आ रही है धनाधन, हमारे पास स्लो चलने का टाइम नहीं है, इसलिए हम भागेंगे शेर की रफ्तार से। तो हम देख रहे हैं 3 टाइप ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। इसमें मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? यहाँ पे बेटा जी, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब रेगुलर वर्क बहुत कम होता है। यहाँ पे मैनेजमेंट स्किल ज्यादा चाहिए होते हैं, इससे कंपेरेटिव लो मैनेजमेंट यहाँ चाहिए होता है, लेकिन इससे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ बढ़ जाता है। और यहाँ पे मैनेजमेंट और भी ज्यादा कम हो जाता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा, यहाँ पे मैनेजमेंट उससे कंपेरेटिव कम और यहाँ पे एकदम कम। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे बहुत कम होता है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कंपेरेटिवली ज्यादा और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और भी ज्यादा होता है। क्लियर है? ठीक है। इंक्लूड यहाँ पे कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर इंक्लूडेड। ठीक है, यहाँ पे कौन होगा? डिपार्टमेंट ऑफिसर, एक्सपर्ट ऑफ द वेरियस फील्ड, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो हर एक फील्ड के हर एक डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स होते हैं। और इनके यहाँ पे कौन होगा? इनके नीचे, डिपार्टमेंट के नीचे सुपरवाइजर होगा, सुपरवाइजर के नीचे जॉबर्स, फॉरमैन्स आर इंक्लूडेड। ठीक है जी, ओके। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे ऑथोरिटी भी ज्यादा होती है, ओए चल ये काम कर ले, ओए चल वो काम कर ले, तो यहाँ पे ऑथोरिटी भी ज्यादा, और काम नहीं हुआ तो शेयर होल्डर पूछा, ओ भाई साहब डायरेक्टर जी, आपने किया क्या, कंपनी को देखा क्यों नहीं, कैसे चल रही है, प्रॉफिट क्यों नहीं आया, सेल क्यों नहीं हुआ, परचेस क्यों नहीं हुआ, शेयर होल्डर को जवाब भी देना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे ऑथोरिटी भी ज्यादा होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए तो ओवरऑल पूरा का पूरा बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होती है, लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो इसकी कंपैरिजन में लेस ऑथोरिटी, क्योंकि ये बॉडी मिडिल लेवल उसके नीचे आता है, इसलिए यहाँ पर ऑथोरिटी क्या होगी? कम होगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? उसके डिपार्टमेंट तक ही होगी, उसकी डिपार्टमेंट तक ही लिमिटेड होती है। यहाँ पे क्या होती है? और भी ऑथोरिटी कम हो जाती है, मतलब यहाँ पे ऑथोरिटी ज्यादा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा।
यहाँ पे क्या होते हैं, अथॉरिटी कंपेरेटिवली लेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कहां तक रहेगी, उसके डिपार्टमेंट। यहाँ पे अथॉरिटी और क्या हो जाएगी, अथॉरिटी और भी कम हो जाएगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कब तक रहेगी, सिर्फ उसके सब डिवीजन तक रहेगी। कितने तक रहेगी, सब डिवीजन तक, ठीक है। उसको जो काम दिया गया, उसका जो एरिया फोकस किया गया, वो जॉबर को जो काम दिया, फॉरमैन को, सुपरवाइजर को जो काम दिया, उतना ही वो रिस्पॉन्सिबल होगा। नंबर ऑफ मेंबर, यहाँ पे गिन के 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर होंगे, ठीक है। मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए होते हैं, तो 2 से 5-6 की टीम होती है डायरेक्टर की, जनरल मैनेजर की। यहाँ पे लेस नंबर होते हैं, यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, जितने डिपार्टमेंट्स होंगे उतने ज्यादा, उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, उनके डिपार्टमेंट के हेड होंगे। तो कंपेयर टू ये, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़े नंबर ऑफ मेंबर ज्यादा होते हैं, जो उसके टीम को डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं। और कंपेयर टू टॉप लेवल, यहाँ पे मिडल लेवल, इसमें तो और भी ज्यादा मेंबर, क्योंकि एग्जीक्यूशन किसको करना है, इनको करना है, इनको करना है बॉटम लेवल वालों को, तो यहाँ पे और भी ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर होंगे। कॉम्पिटेंस, यहाँ पे ओवरऑल हमारे को कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस मतलब लायकात, मतलब हमारे में अंदर क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, हमारे पास कैसा नॉलेज होना चाहिए, तो ऑलराउंडर होना चाहिए, मतलब सब कुछ आना चाहिए। लेकिन डिटेल में कहां चाहिए होता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होता है। कौन सी, जो डिपार्टमेंट का हेड होगा, फाइनेंस का हेड होगा, फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्शन का हेड होगा, प्रोडक्शन का नॉलेज होना चाहिए, सेल्स टीम का हेड होगा, सेल्स का टीम का हेड होना चाहिए। मतलब जैसा जैसा डिपार्टमेंट होगा, उसके टीम के हेड को उस एरिया का स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे उसको सिर्फ और नॉलेज किसका चाहिए, वो जो डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में है, उस डिपार्टमेंट कौन से रिलेटेड है, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो उस डिपार्टमेंट के अंदर उसको जो एरिया दिया हुआ, उसको जो मशीनरी का हैंडल दिया हुआ, उस मशीनरी से रिलेटेड उसको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ द नॉलेज ऑफ वंस ओन डिपार्टमेंट या तो सब डिपार्टमेंट, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी, यहाँ पे क्या करता है, ये ओवरऑल क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ओवरऑल पॉलिसीज बनाते हैं। इसको इंप्लीमेंट कहाँ किया जाता है, ये किया जाता है मिडल लेवल के द्वारा। मिडल लेवल इसको इंप्लीमेंट करता है, और उसके बाद ये टॉप लेवल ने बनाया, इसने इसको इंप्लीमेंट किया, और उसको फॉलो करना किसकी बात आती है, उसको फॉलो करना होता है हमारे बॉटम लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है जी। अकाउंटेबिलिटी, ये अकाउंटेबल होता है, क्योंकि डायरेक्टर के ऊपर कौन होता है, शेयर होल्डर होता है, डायरेक्टर ऊपर होता है शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट एटसेट्रा, तो उनके लिए ये अकाउंटेबल होते हैं। ये अकाउंटेबल किसके लिए होंगे, ये होंगे इसके लिए, ये अकाउंटेबल किसके लिए होंगे, ये इसके लिए। तो ये अकाउंटेबल मिडल लेवल, लोअर लेवल अकाउंटेबल टू द मिडल लेवल अकाउंटेबल टू द टॉप लेवल, एंड टॉप लेवल अकाउंटेबल टू किसका, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, क्रेडिटर, ठीक है जी। ओके, डिसीजन, यहाँ पे जो भी डिसीजन लेते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल डिसीजन लेते हैं जो बहुत रिस्की होता है, क्योंकि पूरे बिजनेस से रिलेटेड, नया प्रोडक्ट बनाते हैं, नई जगह पे बिजनेस शुरू करते हैं, नए एरिया के अंदर प्रोडक्शन शुरू करते हैं, तो सेल्स टेरिटरी बढ़ाते हैं, मतलब जो भी मेजर डिसीजन होते हैं सब यहाँ पे लिए जाते हैं, इसलिए मोर रिस्की होते हैं। और रिस्क है तो इश्क है, मतलब जितना बड़ा रिस्क होता है उतना ज्यादा ही बड़ा क्या होता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। ये जो होता है ना, उसके डिपार्टमेंट तक ही होता है, इसलिए लेस रिस्क होता है, और यहाँ पे तो रिस्क और भी ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमने बताया डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैं आपको बता दूं कि आपको इस तरह ही लिखना है, डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन मत लिखना, आपको हेडिंग या तो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे लिखना है, तभी हम आपको 5 में से 5 मिलेंगे, ठीक है जी। व्हाट इज प्लानिंग, बेटा जी कितना मजा आ रहा है कि नहीं, मेरे को बताना बेटा जी। एक मैं आपको बात बता दूं, अगर वीडियो ढंग से सुनो ना, मैं 100% कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना, वरना खुद से पढ़ोगे ना तो बेटा नींद आ जाएगी, सच बता रहा हूँ। खाली थोड़ा सा यहाँ पे लगेगा आपको, लेकिन जब है ना आप फिजिकल, जब खुद सेल्फ स्टडी करोगे ना, तब लगेगा यार क्या मस्त पढ़ाया था समय। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है कि कौन सा काम किया जाएगा, कौन करेगा, कब किया जाएगा, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, व्हाट टू डू, ये सब कहाँ डिसाइड किया जाता है, ये डिसाइड किया जाता है वेल इन एडवांस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हम प्लानिंग के अंदर चीजों को फोरकास्ट करते हैं, फ्यूचर को चीजों को फोरकास्ट किया जाता है इन प्रेजेंट के टाइम पे, कि हम इस टाइम पे ये करेंगे, उस टाइम पे वो करेंगे, ठीक है। प्लानिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर द एक्टिविटी टू बी अंडरटेकन, मतलब जो एक्टिविटी अंडरटेकन की है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको कंसिडर देम इन एडवांस, उसको पहले से एडवांस में डिसाइड करना, एंड प्लान आउट हाउ
डू दिस एक्टिविटी, और उसके प्लान आउट करना कि एक्टिविटी कैसे की जाएगी। ठीक है, टास्क ऑफ प्लानिंग क्या है? टास्क ऑफ प्लानिंग है चूजिंग। टास्क ऑफ प्लानिंग मतलब चूज करना कि हम ये एक्टिविटी करेंगे, वो एक्टिविटी करेंगे, वो एक्टिविटी करेंगे। तो टास्क ऑफ प्लानिंग क्या है? चूजिंग। ओके, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टर। बेटा जी प्लानिंग के कैरेक्टर सिंपल है एकदम, 5 नंबर का रोकड़ा मार्क्स है। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। बेटा जी प्लानिंग हर एक एरिया में की जाती है, ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये प्राइमरी फंक्शन, क्योंकि इसके बाद ही तो सारे फंक्शन स्टार्ट होते हैं, तो दिस इज द फर्स्ट एंड बेसिक फंक्शन होता है। ये कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस होते हैं, इसको जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये सोच समझ के लिया जाता है। क्योंकि अगर प्लानिंग आपका फेल हुआ ना, तो आपका सारा फेल होगा। मतलब कि आपने अगर प्लानिंग अगर आपने बहुत अच्छी बनाई है, मतलब ये समझ लो कि आपका आधा काम तो ऐसे ही हो चुका है। प्लानिंग क्या होनी चाहिए? हमारे रिजिड नहीं होनी चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उसको अल्टर करनी चाहिए। यहाँ पे प्रिसाइज होना चाहिए, बी प्रिसाइज। ऐसा नहीं कि ये होगा तो वो कर लेंगे, वो होगा तो वो कर लेंगे। नो 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 नो, प्लानिंग क्या होनी चाहिए? बी प्रिसाइज होनी चाहिए। फोरकास्टिंग इज एसेंशियल। प्लानिंग के अंदर हम फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि हम प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट की प्लानिंग, हम ना हम फ्यूचर के अंदर फ्यूचर को ध्यान में रख के उसको प्रेजेंट में प्लान करते हैं। तो फोरकास्टिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा ही एसेंशियल हो जाती है। यहाँ पे हमको प्रेडिक्शन करना पड़ता है, कुछ एजम्पशन लेके चलना पड़ता है। लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव, हम यहाँ पे प्लानिंग नहीं है कि हमने सिर्फ एक ही चीज है, हमको क्या करना पड़ता है जब हम प्लानिंग करें। जैसे सपोज कि यहाँ से मेरे को जाना है गोवा जाना है, तो मैं गोवा जाऊंगा तो मैं अल्टरनेटिव बनाऊंगा कि मैं फ्लाइट से जा सकता हूँ, मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, मैं बस से जा सकता हूँ। ये 3 अल्टरनेटिव। सर खुद की कार भी तो ले जा सकते, हाँ कार ले जाओ। सर खुद की बाइक पे तो क्या मजा आ जाएगा, तो बाइक भी ले लो। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? 5 अल्टरनेटिव। फिर पांचों के क्या करेंगे? इफ्स ढूंढेंगे, पांचों के बर्ड्स ढूंढेंगे, तो उसके हम कितने मेंबर्स जा रहे हैं, कितने कौन कौन से लोग हैं हमारे साथ, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, या तो हमारे पास मेंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हैं, वो सबको, और एनवायरमेंट का माहौल कैसा है, बारिश का टाइम है, समर है, ठंड है, तो वो सबको ध्यान में रखे फिर अल्टरनेटिव हम पहले नोट डाउन करते हैं, फिर उस अल्टरनेटिव में से सिलेक्ट करता है बेस्ट ऑप्शन। क्या करते हैं? बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट। ये प्लानिंग होता है, कंसर्न विद द फ्यूचर होता है, फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग अभी की जाती है। ये एक बार प्लानिंग क्या खत्म हो गया? नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस होते हैं, हमको कंटिन्यूअसली ऑनगोइंग होती है, नेवर एंडिंग एक्टिविटी होती है। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होती है प्लानिंग। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको बैठे हो क्या करें, फ्री बैठे हैं तो चलो प्लान कर लेते हैं, अरे नहीं, ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होते हैं। हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट होता है और गोल होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए प्लानिंग की जाती है। रिक्वायर्ड डिसीजन प्रोसेस है, यहाँ पे बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं, इसलिए तो इसको डायनेमिक प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी तो बोलते हैं। ठीक है, चलो फटाफट बोलेंगे। पहला क्या है? यूनिवर्सल प्रोसेस। क्या है यूनिवर्सल? मतलब सभी जगह होंगे। प्राइमरी फंक्शन क्योंकि मेन फंक्शन है। कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस, ये हम ध्यान से सोच समझ के लेते हैं, इसलिए इसको मेंटल प्रोसेस भी बोलते हैं। फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होती है, जो अगर अकॉर्डिंग सिचुएशन के हिसाब से हम उसको मॉडिफाई भी करते हैं। प्रिसाइज, ये एकदम स्पेसिफिक होती है, क्या करना, कैसे करना, कब करना, कौन करेगा, क्या कहां करेगा। फिर यहाँ पे होता है फोरकास्टिंग एसेंशियल, यहाँ पे फ्यूचर को ध्यान में रखते हैं, हम चीजों को प्रेजेंट में फोरकास्ट करते हैं। यहाँ पे लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव किया जाता है, ऐसा नहीं कि हमने एक अल्टरनेटिव सोचा उसको इंप्लीमेंट करें, नहीं, यहाँ पे हम अलग 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 अल्टरनेटिव डिसाइड करेंगे, उसमें से कोई बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे। फिर क्या करते हैं? ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, एक बार प्लानिंग क्या खत्म हुआ, नहीं, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है। एक प्लानिंग अचीव हुआ, दूसरा, एक प्लानिंग का गोल अचीव हुआ, दूसरा प्लानिंग, दूसरे प्लानिंग का गोल अचीव हुआ, तीसरा प्लानिंग। फिर यहाँ पे क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, हम यहाँ पे चीजों को, जो मैनेजमेंट का गोल है, जो उसका विजन है, जो उसका मिशन है, उसको पूरा करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। रिक्वायर्ड डिसीजन प्रोसेस, यहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं, यहाँ पे हम कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, यहाँ पे हर एक चीज का एक स्पेसिफिक डिसीजन लिया जाता है। तो यहाँ पे होता है, इसलिए तो उसको क्या बोलते हैं? प्लानिंग इज अ चूजिंग, क्योंकि यहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे हमारा प्लानिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हुआ। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ये देखो, अगर एक जॉब के लिए अगर 5 बंदे गए हैं, तो उसमें से हम राइट पर्सन को एट द राइट जॉब सिलेक्ट करते हैं, उसी को तो बोला जाता है सिलेक्शन प्रोसेस। क्या बोला जाता है? सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो, सिलेक्शन मीन्स टू सिलेक्ट द प्रॉपर कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेशन रिसीव। 5 एप्लीकेशन है, उसमें से हमने एक को सिलेक्शन किया, उसको ही तो हम सिलेक्शन प्रोसेस बताए। इट इज नेसेसरी टू सिलेक्ट द राइट पर्सन एट द राइट जॉब एज द सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पढ़ा है ना कि एम्प्लॉय जो होता है ना, बहुत वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट का एफिशिएंट एम्प्लॉय मैनेजमेंट को सक्सेस की तरफ लेके जाता है, और अगर एफिशिएंट एम्प्लॉय नहीं रहा तो वो क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन को डुबा देता है। तो हमको प्रॉपर राइट बंदे को सिलेक्ट करना पड़ता है राइट जॉब के लिए। ठीक है, अब हम
ये भाई को आता है इंजीनियरिंग, ये भाई को आता है इंजीनियरिंग, आप उसको बैठा दो अकाउंटिंग में, क्या वो कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। ये भाई को आता है सेल्स टीम, क्या आता है? सेल्स टीम, और आप उसको बना दो अकाउंटेंट, क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए सिलेक्ट करना, उसी को हम सिलेक्शन प्रोसेस बोलते हैं। सिलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। सिलेक्शन रिक्रूटमेंट प्रोसेस का ही पार्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अगर बेटा जी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वहां पे सिलेक्शन प्रोसेस दो स्टेप में या तो 3 स्टेप में भी किया जाता है, ठीक है। तो आपके साइज क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का टाइप कैसा है, आपका काइंड ऑफ एम्प्लॉय, अगर आपको बॉटम लेवल पे चाहिए, सपोज कि जैसे डी मार्ट है, ठीक है, आपने डी मार्ट वी मार्ट सुना ही होगा, ठीक है, रिलायंस ट्रेंड, वहां पे अगर सपोज जैसे कि आपको कोई बंदे की रिक्वायरमेंट है जो कौन सा काम से कर सके, सेल्स बिलिंग पे खड़ा रह सके, या तो जो कपड़े जो उठा उठा के एक जगह से दूसरी जगह से, या तो घड़ी कपड़ों को प्रेस करना, घड़ी करना, उसका काम कर सके, मतलब बेसिक हमको जहां पे कोई नेसेसिटीज नहीं चाहिए, ठीक है। वहां पे क्या हम उससे 2-2 3-3 इंटरव्यू लेंगे? नहीं जी नहीं। वहां पे हम उससे क्या कर लेते हैं, भाई તમે 10 પાસ છો, તમે 12 પાસ છો, हाँ जी सर 12 પાસ છો, આટલાથી આટલા વખત આટલાથી આટલા ડ્યુરેશનમાં તમારે કામ કરવાનું છે, 10 થી 10 વાગે આવી જવાનું, રાત્રે 9 વાગે જવાનું, શું તમે ફાવશે? હા સર ફાવશે। મંડે ટુ સેટરડે કરવાનું રહેશે, વીકમાં 3 રજા મળશે, તો શું તમે એક્સેપ્ટેબલ છે? બોલે हाँ एक्सेप्टेबल, ठीक है, કાલથી આવી જજો, बस ये प्रोसेस खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे डी मार्ट का फाइनेंस हेड की पोजीशन खाली है, किसकी खाली है? फाइनेंस हेड की, तो क्या उसको ये पूछेंगे कि भाई तुमने 10वां 12वां ધોરણ ભણ્યા છો કે નહીં, તમને આટલાથી આટલા ટાઈમ સુધી બેસશો કે નહીં, તમે શું કરો છો, તમે શું હોબી છે? ना ना, वहां पे डिटेल डिस्कशन होता है। वहां पे उसको अलग अलग प्रोसेस, एक प्रोसेस पहला एचआर हेड होगा, फिर टेक्निकल राउंड होगा, फिर फाइनल डिस्कशन होगा। वहां पे 2-2 3-3 4-4 राउंड होते हैं, तब जाके तो वो सिलेक्ट होता है, क्योंकि उनको पैकेज भी वैसे करोड़ों में मिलता है, ठीक है। तो बेटा जी आप भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा करो कि आपको भी ये 2-2 3-3 राउंड से गुजरना पड़े, और कभी ऐसी नौबत नहीं आए कि आपको लोअर लेवल की जॉब करनी पड़े। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लग जा धंधे पे। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताया था कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस डिपेंड करती है साइज के हिसाब से, आपका एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट किस हिसाब से, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का, उसके ऊपर, ठीक है। एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जैसे कि आपको टॉप मिडल बॉटम, यहाँ पे वो क्वालिफाई एम्प्लॉय डिफरेंट क्वालिफाई है, तो मैंने आपको बताया था। मैनेजरियल प्रोसेस फॉर नॉन मैनेजरियल स्टाफ, मैंने आपको बताया था कि जो बॉटम लेवल है ना, उसको हम नॉन मैनेजरियल स्टाफ होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है? शॉर्ट एंड सिंपल होते हैं। तो ये सिलेक्शन जो प्रोसेस होती है वो डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। एक्सप्लेन द सिलेक्शन प्रोसीजर। सर आपने तो सिलेक्शन प्रोसीजर पूछी थी, आपने इतना डिटेल में क्यों पढ़ा दिया? बेटा जी देखो, जब क्वेश्चन लिखेगा ना 5 नंबर का होता है, मैं देखो अगर 5 लाइन समझाऊंगा ना, 5 से 6 पॉइंट तो देखो जाके 2 पॉइंट याद रहेंगे, इसलिए तो मैं देखो 6 पॉइंट, अगर मैं देखो 2 पॉइंट याद करूंगा तो सिर्फ एक ही याद रहेगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, ज्यादा देता हूँ, ताकि तुम बच्चे बोलते हैं सर आपकी नोट्स बहुत ज्यादा है। अरे बेटा मेरी नोट्स इसलिए ज्यादा है क्योंकि तुम ज्यादा याद कर सकोगे। ऐसा नहीं कि आप 2 पॉइंट याद करो, 2 के 2 ही आपको याद रह जाएंगे। आप 6 पॉइंट याद रखोगे तो 4 पॉइंट याद रहेंगे, उसको 3 लिख पाओगे। इसलिए मैं थोड़ा सा, मेरा वीडियो भी लेंदी होता है, मेरी थोड़ी नोट्स भी लेंदी होती है। चलो, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या करना है, हम पहले बोलेंगे आइए पधारिए ओ मेरे इंटरव्यू। तो यहाँ पे जो भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय होगा, जो भी बंदा आ रहा है जॉब के लिए, उसको हम क्या करेंगे, प्रीलिमिनरी मीटिंग करेंगे, उसका वेलकम करेंगे। क्या करेंगे? वेलकम करेंगे। उसकी जो एप्लीकेशन, उसको बोलेंगे भाई साहब लाओ रिज्यूम, दो रिज्यूम। उसकी हमने रिज्यूम लेंगे, उसको रिसीव करेंगे, उसको चेक करेंगे, डिग 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 डिग। ओके, उसको स्क्रीनिंग कर दिया, हाँ जी कर दिया। फिर उसके बाद हम उसका टेस्ट लेंगे। कौन कौन से टेस्ट लेंगे? पति टेस्ट लेंगे। कौन सा टेस्ट लेंगे? सब पति टेस्ट। आप शादी करवा रहे हो कि इंटरव्यू दे रहे हो? देखो, पी का मतलब होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, ए मतलब होता है एटीट्यूड टेस्ट, टी का मतलब होता है ट्रेड टेस्ट, एंड आई का मतलब होता है आईक्यू टेस्ट। अरे वाह सर, क्या बात है। कौन सा टेस्ट याद रखना है? कौन सा टेस्ट याद रखना है? पति टेस्ट। कौन सा टेस्ट याद रखना? पति का टेस्ट करना है। ओके, तो आईक्यू के अंदर क्या होता है? आईक्यू के अंदर हम कॉमन सेंस, मेमोरी, स्मार्टनेस, पावर, डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ये सब चीजें है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट रहता है। उसका एटीट्यूड, वो बंदा घबरा तो नहीं जाता ना, वो बंदा काम को लेकर अरे आटलू वर्कलोड છે મારે તો નથી કરવું આટલું, ऐसा कोई उसका एटीट्यूड कैसा है? एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्पेसिफिक वर्क, तो उसका इंटरेस्ट है कि नहीं है, ठीक है।
ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट के अंदर क्या करेंगे, टू डिसाइड वेदर द कैंडिडेट हैज द नेसेसरी स्किल टू परफॉर्म द एक्सपेक्टेड जॉब, जो जॉब उससे करवानी है क्या उससे रिलेटेड उसको नॉलेज है कि नहीं है। एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस देखें, उसका एटीट्यूड देखें, उसका हैबिट देखें, उसके कैंडिडेट्स के ये सब चीजों को हम चेक करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पति टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट। ओके, फिर हम ये हमने देखो वापस से मैं बताऊं क्या किया, पहले वो आए बधाई है उसकी, उसको उसकी एप्लीकेशन को हमने रिसीव किया, उसको छांटा, हाँ भाई तुम हमको चाहिए कैसा, हमको चाहिए सपोज चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब वो है बीकॉम, हम वहीं पे क्या कर देंगे, उसको मना करेंगे भाई आपके लिए अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर सपोज की 6 रिज्यूम आए, 6 में से 4 सीए थे, तो 4 सीए को हमने सिलेक्ट किया और 2 बीकॉम थे उसको रिजेक्ट किया। अब जो 4 सीए ना उसके साथ हमने क्या किया, पति टेस्ट ले लिया, पति टेस्ट ले लिया जी, हाँ जी। अब उसमें से 4 में से सपोज 3 पास हुए, वो 3 का हम क्या लेंगे, पर्सनल इंटरव्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उनका पर्सनल इंटरव्यू किया जाएगा, उस पर्सनल इंटरव्यू के बाद सपोज 4 में से 2 पास हुए, कितने हुए, 2। अब ऐसा नहीं कि 2 पास हो गए तो डायरेक्ट ले लो, उनका पास्ट प्रेफरेंस दिखा जाएगा। मालूम पड़ा कि उसमें से जो एक बंदा है ना, वो एक बंदा अपने ऑफिसर से झगड़ के आया था, अपने ऑफिसर को दे या धम, क्यों, क्योंकि उसने कुछ बोला था, तने खबर तो नहीं आटू गंदू काम करे थे, सामने वाले की खोपड़ी किसकी, उसने क्या किया, उसको सुनाड़ा, उसको बरोबर कोपचे में लेके या दम धम करके मारो। तो वो उसको पूछेगा, हाँ भाई आ छोकरो तुम्हारे ત્યાં काम करतो तो, बोले हाँ भले અમારે ત્યાં આવ્યો છે જોબ માટે, શું તમારું રેફરન્સ, શું તમારું કેવું છે, અમારે લેવું જોઈએ। तो सामने वाले क्या बोले, ना जी ना नहीं, अगर तुम्हारे मार खावानी ताकत हो तो ले जो, क्योंकि आनो गुस्सो खतरनाक है छोकरानो। तो वहां पे क्या किया जाता है, वो उस बंदे को नहीं लेगा। मतलब क्या किया जाता है, जो भी बंदा पर्सनल इंटरव्यू में पास होता है उसका पास्ट रेफरेंस चेक किया जाता है, अगर पास्ट रेफरेंस उसका ओके होता है तो फिर उसको आगे सिलेक्ट किया जाता है। तो जैसे ही अगर पास्ट रेफरेंस उसका ओके तो प्रिलिमिनरी सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट जाएंगे कर लिए जाते हैं, लेकिन फिर हम कोई भी बंदे को ऐसे नहीं ले लेते हैं। उसका क्या देखते हैं, जितनी भी बड़ी कंपनी होती है, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी होती है खासकर उसके अंदर, वहां पे फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। वहां पे फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है कि भाई ये जो बंदा होगा ना, ये जो बंदा, ये जो एम्प्लॉय, ये जो लड़की, ये जो लड़का, ये जो आदमी, ये जो औरत, ये क्या करेगी, ये 8 घंटे 9 घंटे हमारे 100 टीम है, कितने की टीम है, 100 की टीम है, उनके बीच में बैठेंगे, उनके साथ खाएंगे पिएंगे उठेंगे बैठेंगे। तो क्या उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, उसका कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि जो बीमारी फैलने से पहले, या तो कोई ऐसी गंभीर बीमारी तो नहीं है जिससे कंपनी के दूसरे एम्प्लॉय को भी खतरा हो, क्योंकि मेरे दूसरे एम्प्लॉय भी मेरे मेरे दोस्त है, मेरे भाई है, मेरे बंधु है, वो मेरे एम्प्लॉयज है, तो उन दूसरे एम्प्लॉय को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करता है, जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट जो यहाँ पे जिसका प्रीलिमिनरी सिलेक्शन हो चुका है, उसका दिखा जाएगा कि भाई इसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, इसका हेल्थ चेकअप करवाया जाएगा। और सपोज कि इसमें से एक बंदा पास होता है तो हेल्थ उस बंदे को क्या किया जाएगा, उस बंदे को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, भाई यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। और फिर उसको बोलेंगे चलो आप कल से आ जाना। जैसे ही वो कल आएगा फिर उसका इंडक्शन किया जाता है। इंडक्शन का मतलब उसका इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोडक्शन, उसका ऑर्गेनाइजेशन में जो जो टीम उसके अंडर में आने वाली है उस सबसे मिलाया जाएगा, जो उसके हेड होंगे उनसे मिलाया जाएगा, कंपनी के बारे में बताया जाएगा, कंपनी की पास्ट हिस्ट्री, कंपनी के प्रेजेंट के बारे में, कंपनी के फ्यूचर पर्सपेक्टिव, वो कौन कौन उससे लोगों से उसको डील करना है, क्या क्या काम उसके अंडर में आएंगे, वो सारी चीजों का डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, देखिए इसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन। तो बेटा जी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फटाफट बोलो, फटाफट बोलेंगे। पहले क्या किया जाएगा, प्रिलिमिनरी, पहले तो क्या किया जाएगा, सब बोलेगा हाँ रिज्यूम दो रिज्यूम दो रिज्यूम दो, तो सबको बुलाया जाएगा, रिज्यूम लिए जाएंगे, उसमें से स्क्रीनिंग की जाएगी, रिसीव करना, उसको स्क्रीनिंग करना, उसमें से सिलेक्ट करना, रिजेक्ट करना, कुछ को रिजेक्ट करना, कुछ को ऐसे करना। जो एक्सेप्ट किए जाएंगे उसको पति टेस्ट के लिए भेजेंगे, पति टेस्ट में से जो पास होगा उसको पर्सनल इंटरव्यू में भेजा जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू में जो पास होगा उसका रेफरेंस चेक किया जाएगा, और रेफरेंस में अगर आप चेक पास हो जाते हैं तो आपका प्राइमरी सिलेक्शन की हाँ भाई यू हैव बीन सिलेक्टेड, बट रुको अभी 1-2 प्रोसेस और बाकी। उसके बाद उसका हेल्थ चेकअप किया जाएगा, हेल्थ चेकअप में भी अगर वो पास आउट हो जाता है तो फिर हम उसको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, और फिर जैसे ही उसका अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, उसका जिस दिन ज्वाइनिंग हुआ उस दिन उसका इंडक्शन रखेंगे, इंट्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी ना बेटा लोग, कैसन लग रहा है हमको बताओ, मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, तो अब तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, 2 क्वेश्चन ही किए थे ना जी। तो पहला हमने टॉप लेवल मिडिल लेवल, और नहीं सर 3 क्वेश्चन किए, टॉप लेवल मिडिल लेवल उसका डिफरेंशिएशन, फिर हमने देखा प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, और तीसरा क्या दिखा हमने, सिलेक्शन प्रोसेस। बेटा जी मेरे साथ बोलते जाओ, आपको याद हो जाएगा, पक्का प्रॉमिस है मेरा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। डायरेक्शन का मतलब होता है किसी को गाइड करना, किसी को गाइड करना मतलब सबऑर्डिनेट को गाइड करना, वर्कर को गाइड करना। सो जो उनको मालूम पड़े कि उनको काम क्या करना, उनको सुपरवाइज करना कि भाई तुम भैया ढंग से काम नहीं कर रहे हो, तुम वो ऐसे काम करो, तुम वैसे काम करो, उनका मेंटेन, और वाओ क्या काम कर रहे हो, ऐसे ही लगे रहो। तो उनका एंथुसियाज्म को मेंटेन करना, उनको ये सब करने का पीछे पर्पस क्या होता है, ताकि हमारा अकम्प्लिश कर सके प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, क्या कर सके, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सके। तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, उनको ऑर्डर देना, गाइड करना, उनको अवेयर करना, वर्क रिलेटेड सुपरवाइज करना, उनके एंथुसियाज्म को मेंटेन करना, ताकि हम अपना प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। डायरेक्शन इज एज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ये डायरेक्शन कोई लोअर लेवल मैनेजमेंट नहीं देता, ये कौन देता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो लीडर है, जो टॉप मैनेजमेंट है। तो ये इसलिए उनको कौन सा बोला जाता है, ये बोला जाता है कि ये डायरेक्शन एग्जीक्यूटिव फंक्शन है फॉर गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सबऑर्डिनेट्स। ताकि एग्जीक्यूटिव मतलब जो टॉप लेवल है वो अपने जो बॉटम लेवल है उसको गाइड कर सके, उसको ऑब्जर्व कर सके, उसको सुपरवाइज कर सके, उनको एंथुसियाज्म पहुंचा सके, उसी का नाम है डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, इज टू गेट द असाइंड वर्क फ्रॉम द एम्प्लॉय। मतलब डायरेक्शन का मतलब होता है कि जब आप क्या करते हो, अपने काम को अपने एम्प्लॉय को देते हो और उनसे वो काम करवाते हो, उसी को बोला जाता है डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन के अंदर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो डायरेक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि डायरेक्शन गोल ओरिएंटेड। आप ऐसे नहीं फालतू चीज का कोई डायरेक्शन देते हो, आप यहाँ पे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ये ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके, इस उस एरिया के अंदर डायरेक्शन देते हैं। फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्शन हर एक एरिया ऑफ मैनेजमेंट दिया जाता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्शन सिर्फ बॉटम लेवल को ही दिया जाता है, टॉप लेवल को भी जरूरत होती है, मिडिल लेवल को भी जरूरत होती है। गाइडेंस क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, कंटिन्यूअस आपको गाइडेंस करना पड़ता है, उसको अवेयर करवाना पड़ता है, उनको एंथुसियाज्म को बूस्ट अप करना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शन, ये क्या है, यहाँ पे ये डायरेक्शन है ना, ये ऑब्जर्वेशन फंक्शन है। क्या है, ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो ताकि काम हमारा टाइम पे कंप्लीट हो सके। डायरेक्शन क्या है, वाइडर है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टिंग हो, गाइडिंग होता है, एक्सप्लेनिंग होता है, इंप्लीमेंटेशन होता है, बहुत कुछ एरिया कवर अप होता है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन इज अ कम्युनिकेशन। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, डायरेक्शन पॉसिबल हो पाएगा। इफेक्टिव, अब आपको आती है, सपोज कि आपको आती है इंग्लिश, और वो भाई को आती है, जो आपको बॉटम लेवल है उसको आती है गुजराती, वो एक बोलेगा कि मने गुजराती નથી આવડતી, है ना, पहले के you are not doing your work properly, you just do your work, do like that, do like this, અને वो નીચે બટન સાહેબ કેટલી વખત કરું, તમારા બીજામાં કોઈ વાત ઘૂસે છે કે નથી ઘૂસતી, મને ગુજરાતી નથી આવડતી, सॉरी इंग्लिश नहीं आवड़ती। वो यहाँ पे वो परेशान, उसको गाइड करने में, अरे बॉय व्हाट आई एम टेलिंग यू, यू जस्ट डू लाइक दिस। तो वो उसको गुजराती नहीं आती, उसको इंग्लिश नहीं आती, इतना लोचा लपाटा होता है। तो डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वी डायरेक्शन का, अरे तू આવી રીતે કર, તને કેવી કેટલું કરું, અને તું આવી રીતે કર, अरे ना भी ना। डायरेक्शन मतलब किसको डांटना फटकाना नहीं होता, डायरेक्शन के अंदर हम उसको मोटिवेट करते हैं, हम उसको एंथुसियाज्म बढ़ाते हैं ताकि वो काम ढंग से कर सके। यहाँ पे डायरेक्शन होता है, फ्लो ऑफ डायरेक्शन होता है, कहां से, मैंने बताया था ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। तो ये जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, इसलिए यहाँ पे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, कौन, टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो डायरेक्शन किसको देता है, बॉटम लेवल मैनेजमेंट को। या तो टॉप लेवल मिडल लेवल को देगा, मिडल लेवल बॉटम लेवल को देगा। तो ये कैसा फ्लो होता है, टॉप टू लोअर लेवल। एंड ये क्या है, मैनेजर, क्योंकि यहाँ पे मैनेजर ही तो डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो ये कैसा है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, ये हमारा मैनेजर फंक्शन है। तो बेटा जी फटाफट फटाफट फटाफट, क्या देखा हमने, क्या देखा हमने, हमने देखा डायरेक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सा, ये गोल ओरिएंटेड होता है, ये फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में यहाँ पे डायरेक्शन देखा जाता है, क्योंकि फाइनेंस के अंदर भी डायरेक्शन होगा, प्रोडक्शन में भी डायरेक्शन होगा, सेल्स में भी डायरेक्शन होगा, सब भी जगह डायरेक्शन दिया जाता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन किया जाता है, कोई प्रॉपर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ढंग से कर रहा है, उसको सुपरवाइज किया जाता है। ये डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे गाइडिंग किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है डिसीजन, इसलिए वाइडर होता है। यहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा तो वो डायरेक्शन प्रॉपर दिया जाता है। यहाँ पे डायरेक्शन में हम मोटिवेशन करते हैं, डायरेक्शन में हम फ्लो ऑफ डायरेक्शन जो होता है टॉप लेवल से बॉटम लेवल आता है। एंड ये होता है मैनेजर फंक्शन। क्या होता है, मैनेजर फंक्शन। बेटा लोग कैसन लगा बोल रहे बाबा डायरेक्शन का लेक्चर, मजा आ रहा है ना तुमको? ठगो मैं तेरा खून पी जाऊंगा आज तो, पूरा का पूरा ओसीएम पढ़ जाऊंगा मैं। ओके
एक्सप्लेन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। पहले हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से पढ़े। पहले इंसेंटिव होता क्या है? इंसेंटिव ऐसी चीज होती है जो लोगों को मोटिवेट करती है, जो इनको एनकरेज करती है। बेटा जी अगर मैं तेको बोलूं कि देखो पीछे की दीवार दिख रही है, हाँ दिख रही है, इसको तोड़। अरे बेवकूफ साले, मेरे घर की दीवार तोड़ेगा क्या? अपने घर की दीवार की बात कर रहा हूं। तो मैं अगर बोलूं कि बेटा जी जा तेरे घर की दीवार तोड़, तो तोड़ेगा क्या? नहीं तोड़ेगा। बोले सर पागल हो क्या? मैं आपको नवरा दिखता हूँ? है मेरे पास और कोई काम नहीं है जो मैं जाके दीवार तोड़ने बैठूंगा? है ऊपर से मम्मी और डांटेगी। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि जो तू दीवार तोड़ेगा उसके अंदर से सोना चांदी भरा हुआ है, अब बोल तू क्या करेगा? सर रुको, जो मैं चप्पल से भी तोड़ेगा, मैं खिल्ली से भी तोड़ेगा, मैं चमची से भी तोड़ेगा, जो मिलेगा उससे तोड़ेगा, लेकिन अब तो मैं तोड़ के देगा। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास क्या है कि अगर ये दीवार तोड़ी तो हमको मिलेगा सोना चांदी। और जैसे ही हमने उसके अंदर दीवार तोड़ी, उसमें से निकला च्यवनप्राश। बोले सर ये क्या है? तो मैंने बोला हाँ, मैंने बोला था ये सोना चांदी च्यवनप्राश है। मैंने सोना चांदी बोला था ना, वो सोना चांदी च्यवनप्राश था। और सर तेरी ऐसी तैसी। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जब हमको कोई काम की, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि सुनो, अगर तुम इसको कम ढंग से करोगे, अगर तुम वेस्टेज को कम करोगे, अगर तुम अपना प्रोडक्शन को बढ़ा दोगे, तो मैं तुमको दूंगा इंसेंटिव। तो हम क्या करते हैं? और ज्यादा काम करते हैं, और ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो कहने का मतलब या तो छींक आई जा, या तो छींक चले जा। ओके अब चले गई। वाह सुन लिया मेरी। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि इंसेंटिव क्या होता है? इंसेंटिव एक लोगों को एनकरेज करती है, लोगों को मोटिवेट करती है कि बहुत अच्छे से काम करने के लिए, बहुत ज्यादा काम करने के लिए, और कंटिन्यूअस मेहनत करने के लिए। इसलिए तो हम इंसेंटिव देते हैं। तो इसी चीज को मतलब जो हम, जैसे मैंने बोला कि मैं तुमको ओवर टाइम दूंगा, मैं तुमको एक्स्ट्रा अलाउंस दूंगा, मैं तुमको एक्स्ट्रा पैसे दूंगा अगर तुमने ये काम और अच्छे से किया तो, ये इंसेंटिव हुआ। ठीक है, ये जो इंसेंटिव होता है जो कि मनी टर्म में हो, ये इंसेंटिव दो प्रकार के होते हैं, एक फाइनेंशियल और दूसरा नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। तो अब देखते हैं क्या है ये। आजा आजा आजा। तो यहाँ पे देख फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, तो यहाँ पे जो जो इंसेंटिव क्या होता है, जो लोगों को मोटिवेट करे, जो उनको एनकरेज करे ताकि वर्क इफिशिएंटली कर सके, इफेक्टिवली कर सके, ज्यादा काम कर सके, उसी को चीज को बोलते हैं हम इंसेंटिव। ये दो प्रकार के होते हैं, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। हमको यहाँ पे पूछा हुआ नॉन फाइनेंशियल के बारे में, तो हम नॉन फाइनेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये दो प्रकार के इंसेंटिव होते हैं, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। उसमें नॉन फाइनेंशियल क्या होता है? जो मॉनेटरी टर्म में नहीं होता, जो मॉनेटरी टर्म में नहीं होता, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दैट आर नॉन मॉनेटरी इन नेचर होते हैं। जैसे यहाँ पे कौन कौन सा होता है? तो यहाँ पे बेटा जी होता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव आर द फॉलोइंग, जैसे सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैं आपको बोलता हूँ कि अगर तुमने अगर 1 साल तक अच्छा काम किया तो मैं क्या करूंगा, तुमको सिक्योर जॉब दे दूंगा, परमानेंट जॉब दे दूंगा। तो यहाँ पे जैसे उसको परमानेंट जॉब आएगी तो उसको अब मिलेगा हाँ अब मेरे को कोई फायर नहीं कर सकता। तो वो दैट क्रिएट कॉन्फिडेंस एंड इंक्रीज एंथुसियाज्म। तो इसलिए क्या करता है, एम्प्लॉय और अच्छे से काम करता है ताकि वो कंपनी का क्या बन जाए, परमानेंट एम्प्लॉय बन जाए। यहाँ पे उसकी वर्क को क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज ऑफ वर्क एंड रिवार्ड, उसको पब्लिक में अप्रिशिएशन दिया जाता है। भाई विनर द एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है मिस्टर एक्स वाई जेड। मिस्टर एक्स वाई जेड को सपोज मिस्टर चंदूलाल, कौन है? चंदूलाल को हम एम्प्लॉय ऑफ द ईयर करते हैं। अब जैसे ही वो अवार्ड मिला, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, चंदूलाल जैसे मंगनूलाल, टंगनूलाल, छगनूलाल, ये चारों के चारों लाल ये सोचेंगे कि अब क्या बाकी जो 3 लाल है वो भी सोचेंगे कि अब नेक्स्ट अवार्ड मेरे को मिलना चाहिए। मतलब धीमे धीमे क्या होगा, सबके सब एफिशिएंट काम करेंगे। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय ऑफ द अवार्ड लेने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉन इंसेंटिव कैसे दिया जाता है कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको पब्लिक में अप्रिशिएशन देते हैं अदर एम्प्लॉय के सामने। यहाँ पे जब कोई अच्छा काम करता है ना, तो हम उसका एरिया ऑफ वर्क बढ़ा देते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देते हैं कि भाई अब तक तुम क्या कर रहे थे, कैशियर था ना, अब तुम क्या करोगे, कैशियर भी संभालोगे और बैंक का काम भी संभालोगे। मतलब चेक कलेक्शन, चेक का डिपॉजिट, उसके काम को भी देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बढ़ा दिया, उसका एरिया बढ़ा दिया। जैसे कोई सेल्समैन है, उसको पहले क्या दिख रहा था, वो पहले दिख रहा था सपोज की वेजलपुर या तो चांदखेड़ा का एरिया, वो सिर्फ कौन सा एरिया दिख रहा था, चांदखेड़ा एरिया दिख रहा था। ठीक है, चांदखेड़ा एरिया दिख रहा था सेल्स का। अब मैंने बोला नहीं, अब तुम चांदखेड़ा नहीं, अब तुम पूरा साबरमती का एरिया तुम्हारा है। क्या? पूरा साबरमती एरिया तुम्हारा है। और अगर तुमने और अच्छा काम किया तो गांधीनगर भी का एरिया भी मैं तुमको दे दूंगा।
इसके अंदर भी जो भी सेल्स होते हैं वो सब तुम्हारे निगरानी में होंगे। मतलब मैं धीमे धीमे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाता हूँ, उसको लगता है कि हाँ अब मैं छोटा कोई बंदा नहीं हूँ, अब मेरा जो रोल है, मेरा जो रुतबा है कंपनी में बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसलिए क्या होता है कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इस तरह से दिया जाता है, जहाँ पे स्पेशल ड्यूटीज असाइन की जाती है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका इंटरेस्ट ऑफ वर्क बढ़ता है। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, एडवाइजर बना देते हैं। उसको हम बोलेंगे ओ भाई, जब मैनेजमेंट की मीटिंग चल रही होगी, क्या जब मैनेजमेंट की मीटिंग चल रही होगी और पांच मैनेजमेंट की टीम सोचेंगे कि यार कैसे बढ़ाए कैसे बढ़ाए कैसे बढ़ाए। ठीक है, तो उसमें हम वो बोलेंगे एक काम कर, वो जो बंदा है ना, जो अभी हमारे यहाँ पे नया ज्वाइन हुआ, उसका काम भी बहुत अच्छा लगता है, एक काम कर, तो उसको बुलाते हैं। सब टीम मेंबर्स होते हैं, उसकी क्या कहते हैं, वो तो लोअर लेवल का, बोले एक बार बुला के पूछो तो सही, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे वो काम करे। हम वो बंदे को बुलाते हैं, भाई बताओ भाई ये प्रॉब्लम है, सेल्स कैसे बढ़ा जाए। वो बोलेगा सर ये वाली स्कीम लेके आओ, सर ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च करो, बहुत डिमांड है, बहुत सारी हमारे पास जैसी क्वेरी आती रहती है, इस क्वेरी का अगर आप सॉल्यूशन लाओगे बहुत पैसा बनेगा। तो क्या हुआ, उसको हमने एडवाइजर बनाया। तो अब बोला कि हाँ ये हुई ना कोई बात, तो एडवाइजर बनाते ही वो क्या हो जाएगा, उसकी जैसे ही उसका हमने एडवाइस को एक्सेप्ट किया, लगेगा वाओ क्या मैनेजमेंट मेरी बात मानता है। तो जब हम किसी की बात मानते हैं, किसी की एडवाइस लेते हैं, हमने उसको पेमेंट नहीं करे, लेकिन उसको मीटिंग हमारे जो डिस्कशन है उसमें इन्वॉल्व करे, तो वो क्या है, वो भी एक प्रकार का इंसेंटिव है। वो उसको एनकरेज करता है, वो उसका फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस कि भाई हाँ मेरा कोई रोल है, मेरा कुछ इंपॉर्टेंस है। ठीक है, वेलफेयर एक्टिविटीज एमिनिटीज, हम एम्प्लॉय को पैसे ना देके हम उसको मेडिकल फैसिलिटी देते हैं, उसको कैंटीन फैसिलिटी, अब से तुम सुबह सुबह खाना मत बना के लाना, भाभी को तंग मत करना सुबह सुबह, यहाँ पे कैंटीन में तुमको फ्री लंच मिलेगा। हम उसको लीव देते हैं, भाई जाओ 7 दिन की कंपलसरी क्या मिलेगी आपको, लीव मिलेगी। हम बोलते वाह क्या बात है। यहाँ पे स्पोर्ट्स, हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, इंप्रूव परफॉर्मेंस करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने उसको कुछ नहीं दिया मनी, लेकिन हमने उसका क्या किया, वेलफेयर एक्टिविटी करवाई, उसको एमिनिटीज दी, जिससे कारण क्या होता है, उसका मोरल बूस्ट होता है। अदर इंसेंटिव, जैसे हमने उसको रहने के लिए मकान दे दिया, इंश्योरेंस दे दिया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे दी, एजुकेशन वगैरह दे दिया, या तो उसको चिल्ड्रंस को एजुकेशन फ्री एजुकेशन दे दिया, जिससे एम्प्लॉय मोटिवेट होता रहता है। ठीक है जी, हाँ जी। तो ये क्या था, ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव था। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव वापस मतलब क्या किया, हम एम्प्लॉय को इंसेंटिव दिया, जो कौन से, उसको हमने जॉब सिक्योरिटी दे दी, उसके वर्क को रिकॉग्नाइज किया, उसको हमने एम्प्लॉय ऑफ द अवार्ड दिया, उसको और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ताकि उसको अच्छा लगता है वाओ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब और मैं अपने आप को प्रूव करूंगा। उसको एडवाइजर बना देते हैं, कोई भी कंपनी के काम के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको बुलाया, उसकी एडवाइस लेगी। वेलफेयर एक्टिविटीज एंड एमिनिटीज, उसको हमने वेलफेयर दिया, मतलब मेडिकल, कैंटीन, लीव इंक्रेशमेंट, स्पोर्ट्स एक्टिविटी ट्रेनिंग, ऐसी छोटे छोटे प्रोग्राम्स रखे, छोटे फंक्शंस रखे, जिसके अंदर उनको बुलाया, उनका एंटरटेनमेंट करवाया। फिर हमने अदर इंसेंटिव्स दिया, उनको हाउसिंग दे दिया, ट्रांसपोर्टेशन दे दिया, एजुकेशन दे दिया, ये सारी फैसिलिटीज हमने की। तो क्या होता है, जिससे उनका मोरल बूस्टअप होता है और वो कंपनी के प्रति और अच्छे से काम करते हैं। समझ गए, तो ये क्या था, ये हमारा था इंसेंटिव। तो बेटा जी इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, इंसेंटिव मतलब जो कंपनी को, जो एम्प्लॉय को बूस्ट करे, उसके मोरल को बूस्ट करे, उसको और ज्यादा काम करने पे प्रोत्साहित करे, उसको बोलते हैं इंसेंटिव। वो कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक है फाइनेंशियल, दूसरा है नॉन फाइनेंशियल मॉनेटरी, नॉन फाइनेंशियल नॉन मॉनेटरी। ठीक है, और नॉन फाइनेंशियल के बारे में ही पूछा था, तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, जो एम्प्लॉय को सिक्योरिटी दे, जो कंपनी के, जो उसके काम को रिकॉग्नाइज करे, जो उसके असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक प्रकार का नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है। फिर जो उस कंपनी का एडवाइजर बने, ठीक है कि भैया अब से तुम हमारे कंपनी के एडवाइजर हो। ठीक है, फिर उसको वेलफेयर एक्टिविटी देना, उसको एमिनिटीज देना और अदर इंसेंटिव देना। ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे नॉन इंसेंटिव्स। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है तो प्लीज 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 कमेंट में लिखो अभी के अभी, सर आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ 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 बात बन जाए, तो मार्क्स आ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टुवर्ड्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बेटा जी कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर। बेटा पहले हम ये समझते कंज्यूमर होता क्या, फटाफट 2 लाइन का लिख देने का, मार्क्स 5 में से 5 चाहिए। तो कंज्यूमर मतलब ऐसा जो गुड्स को रिसीव करता है या तो सर्विसेज को रिसीव करता है, जिसके सामने वो पे करता है, प्रॉमिस टू पे करता है, और या तो क्या करेगा, जो अदर यूजर है जो उसको यूज करता है ऑन द बेसिस ऑफ परमिशन ऑफ परचेजर और इज अ कंज्यूमर। मतलब कि क्या, जैसे मैंने गुड्स खरीदा, मैंने ये पेन खरीदी और इसके पेन के बदले मैंने पैसे दिए, या तो प्रॉमिस करके मैं शाम तक पैसे दे दूंगा, तो मैं कंज्यूमर हूं। सपोज आप आए मेरी ऑफिस और बोले कि सर वाओ क्या पेन है, क्या मैं इसको 2 दिन के लिए यूज कर सकता हूं। मैंने बोला हाँ जा कर लेना बेटा, आप प्लीज पेन है।
और वो पेन आपने यूज की, सपोज वो इलेक्ट्रिक वाली पेन थी और इलेक्ट्रिक पेन आपने लिख दी, आपको शॉक लगा, तो क्या आप कंज्यूमर कहलाओगे? हाँ जी कहलाओगे। क्यों? क्योंकि आपने वो पेन नहीं खरीदी, लेकिन आपने जिसने पेन खरीदी थी उससे परमिशन लेके आपने वो यूज किया, तो आप भी उसके कंज्यूमर कहलाओगे। तो कंज्यूमर मतलब क्या होता है? जो डायरेक्टली परचेस करा है वो, या तो जो किसी को अलाउ करा के तुम ये मेरे पेन भी यूज कर सकते हो। बट कौन कंज्यूमर नहीं होता? जो रीसेल बेसिस पे यूज कर रहा है, जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा है, वो कंज्यूमर के डेफिनेशन में नहीं आता। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन पूछा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर क्या होती है? बेटा जी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी होती है? ऐसा नहीं है कि हमारे पास हम कुछ भी कोई भी ड्रेस खरीद ले, कोई भी प्रकार का खाना खा ले और फिर उससे हमको प्रॉब्लम हो, ड्रेस फटा हुआ हो, हमने ऐसे कर लिया तो लो क्वालिटी का गुड्स खरीद लिया और फिर हम रोते रोते जाए कि मेरे साथ इसने धोखाधड़ी की है, इसने मेरे साथ चीटिंग की है, इसने मेरे को गलत क्वालिटी का कपड़ा दे दिया, इसने मेरे को खाने के अंदर नमक ज्यादा डाल के दिया। नहीं नहीं नहीं, यू आर रिस्पॉन्सिबल। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, तभी आप उसके राइट्स का फायदा उठा सकते हैं। तो बेटा जी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछिए हमको जो, हाँ जी मस्त है, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपके बहुत कम लगती है। यहाँ पे हमको हमारे राइट्स दिए हैं तो क्या करने का? उसका कॉन्शियसली यूज करेगा। ऐसा नहीं कुछ भी मुंह उठा के पहुंच गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो आप अपने राइट्स का सोच समझ के यूज किया करो। बीवेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। जो भी एडवर्टाइजमेंट आ रही है अगर वो मिसलीडिंग है, अगर देखने पे मालूम पड़ रहा है, सुनने पे मालूम पड़ रहा है कि ये मिसलीडिंग है, बकवास है, 21 दिन में पैसा डबल, क्या 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब मालूम है बैंक वाला पूरे साल भर में 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, ये 21 दिन में आपको 100% रेट देगा? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो ये क्या है? बीवेयर ऑफ सच काइंड ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। केयर ड्यूरिंग परचेज। आप जब भी परचेस करोगे तो उस समय आपको केयर रखनी पड़ेगी, केयर रखनी पड़ेगी कि वो माल कैसा है, वो माल की एक्सपायरी कौन सी है, वो माल के अंदर इंग्रेडिएंट कौन से यूज किए, उसकी क्वालिटी, प्राइस, एक्सपायरी डेट, इंस्ट्रक्शन, वारंटी, ये सबको देखना पड़ेगा। और उसमें इंस्ट्रक्शन है कि बच्चों को नहीं पिलानी, और जाके बच्चे को ले बेटा पी, धना, और बच्चा बीमार हो गया, वो बोले तो मेरा बच्चा बीमार हो गया, देखो मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाऊंगा तुम्हारे सामने। अरे बेटा, वो बोलेगा सर जी आपने इंस्ट्रक्शन देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 10 साल से कम वाले बच्चों के लिए नहीं है, तो आपने अपने बच्चे को दवाई दी क्यों? तो इसके लिए वो शॉपकीपर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आपको आपको क्या मांगना पड़ेगा? सामने वाले से बिल मांगना पड़ेगा, सॉलिसिटर बिल। उससे बिल मांगो कि भाई तुमने मेरे को ये जो गुड्स दिया है इसका पक्का बिल बना के दे। क्यों? अगर इसमें कोई भी डिफेक्ट होती है तो कैसे मैं तेरे सामने केस फाइल करूंगा? अगर तुम मेरे को बिल नहीं देगा तो कैसे मालूम पड़ेगा कि मैंने तुझसे ही खरीदा है? इसलिए अगर सामने वाले को, हमेशा आप कोई भी शॉप पे जाओ तो उससे क्या मांगो? बिल चाहिए। ठीक है, प्रूफ ऑफ परचेस चाहिए। देन सॉलिसिटर हाई क्वालिटी। अगर वो बोलेगा कि भाई कौन सी क्वालिटी चाहिए, तो हमेशा कौन सी चीज की डिमांड करो? हाई क्वालिटी। अगर हाई क्वालिटी की डिमांड आप खुद ही लो, बोले कि ये कितना, ये सस्ता वाला है, ये सस्ता वाला है जो 2 दिन चलेगा, और ये महंगा वाला है जो 1 साल चलेगा, 1 ईयर तक चलेगा। आप बोले नहीं भाई सस्ता वाला दो, आपने सस्ता वाला दिया और वो शाम को ही या तो दूसरे दिन ही क्या हो गया, बिगड़ गया, खराब हो गया, और आप बोले कि नहीं नहीं ऐसा कैसा हुआ, मैं तो कंज्यूमर प्रोडक्शन में जाऊंगा अगर तूने मेरा प्रोडक्ट रिप्लेस नहीं किया तो। दुकान वाला बोलेगा भाई मैंने देखो बोला था ये सस्ता है, तो तुमने सस्ता क्यों लिया? अगर देखो अच्छी क्वालिटी का लेता तो अच्छा माल मिलता, तो अब तुमको पैसे भी नहीं देने और तुमको क्या करने का है, मेरे सामने केस भी फाइल करना, ऐसे कैसे चलेगा? तो आपको, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको हमेशा कौन सा गुड्स मांगने का? हाई क्वालिटी का गुड्स ही मांगने का। फिर आपको बचपन में आपको जो दुकानदार है उसने आपको क्रिकेट के अंदर हराया था और जोर जोर से बोला था ओ आउट्स दैट, चल निकल यहाँ से, या तो उस दुकानदार ने क्या किया था, आपको उतारण पे आपके हाथ में से पतंग काटी थी और जोर जोर से चिल्लाया था, लपेट 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 काफी अच्छे, और क्यों आपको गुस्सा आया तो दूसरे दिन ही आप जाके उसके गुड्स खरीदते हो और फिर उसको बोलते हो ये गुड्स के अंदर बेकार है, ये थर्ड क्लास है, मैं जा रहा हूँ कंज्यूमर कोर्ट के अंदर। क्या ऐसे कोर्ट के अंदर आप जा सकते हो? नहीं, आपको जेन्युइन कंप्लेंट के सामने ही कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो। आलतू फालतू कोई पास्ट का बदला लेने के लिए आप उसके सामने कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकते, वरना कोर्ट वाला ऐसा तमाचा लगाएगा ना, जज देखो पूछो मत। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको कौन सी कंप्लेंट करवानी पड़ेगी? जो जेन्युइन कंप्लेंट, जिससे सच में आपको प्रॉब्लम हुई हो। ठीक है, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। हमको क्या करना चाहिए? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोगों को बताना
बचाना चाहिए। फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, हमको हमको क्या करना चाहिए, हमारे एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्शन करना चाहिए, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेटा जी मैं आपको बताऊं, आप लोग ही हो जो देश को आगे और सही तरीके से बढ़ा सकते हैं। देश के अंदर कचरा कूड़ा ऐसी मत फेंका करो, वो कचरा जब हम कुछ खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, यूं फेंक देते हैं। अरे नहीं, कूड़ादानी किसके लिए है, ये देश हमारा है, हम ये देश में रहते हैं तो इसको साफ रखने की जवाबदारी भी हमारी है। तो बेटा जी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया करो, आपको जो डिस्पोज वेस्ट है ना उसको, जो वेस्ट है उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करने का और एनवायरमेंट को पॉल्यूशन से बचाने का। नो इन्वॉल्वमेंट इन अनएथिकल एक्टिविटी, कोई भी फालतू एक्टिविटी के अंदर, ब्लैक मार्केटिंग के अंदर, होर्डिंग के अंदर, ऐसी कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होने का। ठीक है, तो ये क्या थे, ये थे हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसा लगा, बोल 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 बोल, याद हुआ ना? चल फटाफट वापस एक बार फटाफट याद करवाता हूँ। यहाँ पे पूरा फोकस करना है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर क्या होगा, कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, अपने राइट को कॉन्शियसली यूज करना चाहिए, सोच समझ के। ऐसे नहीं कि कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर कंज्यूमर के पास पावर है कि वो अगर उसके साथ चीटिंग हुए हैं तो वो जा सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कोर्ट के अंदर और वहां पे जाके सेलर के सामने कंप्लेन फाइल कर सकता है ताकि उसके सामने क्या किया जाए, एक्शन लिया जाए। तो तू फालतू, देखो मालूम है कि मेरे पास ऐसे पावर, ऐसे फालतू में कोई भी चीज को लेके तो कोर्ट में मत पहुंचा। तू देखो अपने राइट्स को प्रॉपर्ली कॉन्शियसली यूज करना पड़ेगा। देखो अवेयर रहना पड़ेगा मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। एक का डबल करके तू पहुंच गया और फिर उसने डबल होने की जगह तेरा वो वाला पैसा भी लेके भाग गया। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ये नहीं बोलेगा मेरे को एक का डबल बोला था लेकिन दिया नहीं, क्यों? क्योंकि मिसलीडिंग है। केयर ड्यूरिंग परचेज, आपको खुद को सामान खरीदते समय केयर रखनी पड़ेगी, क्वालिटी को लेके, प्राइस को लेके, सब कुछ चीज को लेके। अगर आपने एक्सपायरी डेट का माल खरीदा और फिर वो आपने उसको खाया और फिर आप बीमार पड़ गए, आपको पेट के अंदर इन्फेक्शन हो गया और फिर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जाओ और बोलोगे कि मेरे को इन्फेक्शन हो गया, 2 दिन की छुट्टी पड़ गई मेरी ऑफिस की। अरे तो तूने उसको खरीदते समय देखा था क्या? बोले नहीं नहीं मैं बहुत जल्दी में था। अरे तो जब जल्दी में था गलती तेरी है, समझ गया? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या बोल रहा है कि आपको खुद को सामान खरीदते समय ये सब चीजों को देखना पड़ता है, आपको बिल मांगना पड़ता है ताकि आप उसके सामने फाइल कर सको। अगर आपने बिल ही नहीं खरीदा तो मालूम कैसे पड़ेगा कि आपने उनसे खरीदा है? आपको हाई क्वालिटी सॉलिसिट करनी पड़ती है, सामने वाले को बोलने का भी अच्छी क्वालिटी का माल देना। ठीक है, अगर आप खुद ही लो क्वालिटी मांग रहे हो तो फिर इस पे केस कैसे फाइल करोगे? रजिस्ट्रेशन ऑफ जेन्युइन कंपनी, पास्ट के कोई दुखड़े को लेके, पास्ट के कोई गम को लेके उस पे केस नहीं फाइल करने का कि चल देखो मैं बताता हूँ तुमने मेरे पास पास्ट पे चीटिंग की थी, मैं तेको अभी फ्यूचर में बताता हूँ। तो आप क्या फाइल करोगे? जो जेन्युइन कंप्लेन होगी वो ही फाइल करोगे। फिर यहाँ पे आप क्या फैलाओगे? स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म फैलाओगे। क्या फैलाओगे? स्प्रेड, मतलब लोगों को बताओगे कि क्या आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या आपके पास राइट्स है। आप अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करोगे, आप कोई भी अनएथिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये ही होते हैं हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। तो बेटा लोग हमने किया है OCM का सेक्शन नंबर E का पेपर नंबर 1 का मस्त तरीके से रिवीजन। अच्छा लगा कि नहीं लगा प्लीज बताना, प्लीज प्लीज प्लीज। और कमेंट के अंदर जरूर से लगना कि सब मजा आ रहा है सुन के। और जितने भी दोस्त हैं सबके साथ शेयर करो इसको। अगर खुद को अच्छा लगा हो तो उन सब दोस्तों के साथ शेयर करो जो ये सोचें यार आ वक्त एग्जाम पास के भी कृष्णा सदा सहायते, कृष्णा सहायते कले। अरे तू उसका कृष्णा बन गया, तू मैं जैसे मैं तेरे को हेल्प कर रहा हूँ, तू किसी को हेल्प कर, ये वीडियो को शेयर करके क्या दुआ मिलेगी, उसको भी मिलेगी, तेरे को भी मिलेगी और मुझको भी मिलेगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन पढ़ते रहो, आगे पढ़ते रहो। बाय बाय बेटा।